हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हम जानते हैं थिंकर्स का चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। केवल 2-3 थिंकर्स हैं, ठीक है, और वो भी यूजीसी नेट के सिलेबस के बाहर के हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है केवल। तो अभी कुछ यूनिट्स ख़त्म हो जाए तो बाकी थिंकर्स जो है उनको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम यूनिट 3 को पढ़ेंगे, जैसे समूह हो गया, समिति, समुदाय, संस्कृति, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ये इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी में, और नेट में भी आते हैं काफ़ी क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो थिंकर ख़त्म ही हो गया है, तो आपका लगभग 40% क्वेश्चन का जो पार्ट था वो फिनिश हो गया है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे पीजीटी हो, ठीक है। तो बाकी के जो परसेंटेज है, ये जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड यूनिट है, ये फिनिश होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी का लगभग 60% फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 60 नहीं, 50% मान लेते हैं, 50%। और जो अनुसंधान वाला कोर्स है, अनुसंधान वाला जो कुछ वीडियोस बनेंगे, उसको फिनिश करने के बाद हम 60 to 70% कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अब 60 to 70% हो जाएगी तब, ठीक है। तो ये सब तैयार हो जाएगा आपके पहले ही, तो आप जो जीएस का पोर्शन है उसको ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और मैं बता दूं कि 2 से 3 वीडियोस मैं रोज़ अपलोड करती हूं, तो आप रोज़ वीडियो देखते रहिए। यदि आप ये सोचेंगे कि अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं बाद में देखेंगे, तो काफ़ी वीडियो का लोड पड़ जाएगा, फिर आप अच्छे से उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, फिर याद भी नहीं रहेगा और क्वेश्चन कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि हमारा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो और आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम पड़ेगा, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं कि चलो भाई बाद में देख लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तब देख लेंगे। तो आप एग्ज़ाम आएगा तब आप 1000 वीडियोज़ कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए कि मेरे सारे वीडियो से यदि आपने देख लिए तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। टॉप जिसको कहा जाए वैसे क्वेश्चन सही होंगे, और बाकी जो जीएस का पोर्शन है वो आपको स्वयं पढ़ना होगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी इसको हम देख लेते हैं। तो समूह देखिए होता क्या है। समूह में ऐसा नहीं कि 4 लोग इकट्ठे हो गए तो समूह बन गया, ठीक है। समूह में जो लोग हैं, जो जुड़े हैं उस समूह से, उनको क्या करना है कि समूह के लोगों के साथ अंतःक्रिया करनी है, निरंतर अंतःक्रिया करनी है, समूह के साथ जुड़े रहना है, अपडेट होना है समूह के साथ, ठीक है। समूह में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, यानी जागरूकता होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, समूह के प्रति, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उद्देश्य समान होता है, यानी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकजुट होकर लोग जब कोई ग्रुप बनाते हैं कि सब लोग एक, सबका उद्देश्य एक ही है, तो सब लोग मिल के कार्य करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए समूह बनता है। और समूह की भाषा समान होती है, यानी कि जो लोग समूह में हैं उनकी, उसमें किसी एक की भाषा ऐसी ना हो कि लोग समझ न पाए। तो मैंने आपको बताया ना कि समूह का मतलब जागरूकता होनी चाहिए, निरंतर अंतःक्रिया होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए समूह से, ठीक है, निरंतर जुड़ाव होना चाहिए, तभी समूह कहलाता है, ठीक है। समूह में देखिए विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी मैंने आपको बताया कि समूह के सदस्य एक दूसरे से पारस्परिक जागरूकता रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि समूह के लोग बस समूह में जुड़ गए हैं, वो उनको नहीं जानते, हमको नहीं जानते, ऐसा नहीं है। समूह में जो लोग जुड़े हैं एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से वो चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, कि क्या हुआ है ग्रुप में, फला व्यक्ति को बुखार हो गया। समूह में जो लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में चीज़ें जानते रहेंगे, तो क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होता है, घनिष्ठता होती है, हम की भावना होती है, ठीक है। उनकी एक विशेष सामाजिक व्यवस्था होती है, यानी समूह में क्या होता है, जैसे कोई क्लास है, मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें ये है कि 3rd क्लास के बच्चे जो क्लास 3 में है वो ग्रीन कलर के ड्रेस पहनेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो उस स्कूल में जब भी कोई ग्रीन कलर का ड्रेस वाला व्यक्ति दिखेगा तो लोग कहेंगे कि हाँ ये क्लास 3 का है, ठीक है। तो वो क्या, समूह की पहचान हो गई। समूह में एक व्यवस्था भी होती है, यानी क्लास में कोई आगे बैठता है, कोई पीछे बैठता है, कोई बैक बेंचर होता है बिल्कुल तो उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। कोई मॉनिटर होता है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कोई बहुत अच्छी राइटिंग वाला होता है, क्लास में फेमस होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि व्यवस्था होती है कि हाँ हमारे क्लास में ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो समूह में क्या होता है कि व्यवस्था होती है, व्यक्तिगत वेशभूषा होती है। तो मैंने आपको बताया कि समूह के वेशभूषा जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक समूह का वेशभूषा जो है वो एक जैसा होता है, ठीक है। जैसे आरएसएस का समूह हो गया, एनसीसी का समूह हो गया, ठीक है। कोई स्कूल है, कॉलेज के बच्चे हो गए तो उसका ड्रेस देखकर हम समझ जाते हैं कि हाँ ये इस समूह के बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई धर्म के लोग हैं,
मान लीजिए किसी मस्जिद में है, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सबके सर पे टोपी है, तो हम समझ जाते हैं कि मुस्लिम समूह के लोग हैं, ठीक है। बौद्ध मठ के लोग, उनका ड्रेस अलग होता है, उनको देख के हम समझ जाते हैं। और जितने बौद्ध मठ के लोग होंगे वो क्या करेंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उनकी बोली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक जैसी, एक समूह के लोग एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, एक जैसे चीज़ें होती हैं, उनमें आपस में भावनात्मक लगाव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर देखिए, समूह के सदस्यों के समान हित होते हैं, यानी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या होता है, समान हित होता है, ठीक है। कि उनका जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य एक समान है। मान लीजिए सभी लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जब ग्रुप बन गया तो जो लोग नेट क्वालिफाई हो गए, नेट क्वालिफाई होने के बाद वो लोग मिलके एक अलग ग्रुप बना लिए कि हम अब इस ग्रुप से निकल जाएं, क्योंकि ये हमारा ग्रुप नहीं है, अब हम दूसरे ग्रुप में जाएंगे जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले लोग होंगे, ठीक है। यानी जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ, हम अगले उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़े और हम उसमें उन्हीं लोगों को जोड़ेंगे जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कोई कर रहा है, तो उसने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, तब तक वो ग्रुप ठीक है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, कुछ लोग सेलेक्ट हुए, कुछ लोग नहीं हुए, तो सेलेक्ट जो लोग हुए वो लोग अलग ग्रुप बना लिए कि ये प्रोफेसर लोगों का ग्रुप है, ठीक है। जो नहीं सिलेक्ट हुए वो उसी ग्रुप में रह गए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर है, समूह के सदस्यों में सहानुभूति की भावना होती है, यानी घनिष्ठता होती है, हम की भावना होती है, ठीक है, जुड़ाव होता है। फिर समूह के सदस्यों के मूल्य और मानदंड समान होते हैं, यानी समूह के जो सदस्य होते हैं उनके मूल्य, मानदंड, रूढ़ियाँ, ठीक है, वो किन नियमों का पालन करेंगे, ये बिल्कुल समान होता है, ठीक है। जैसे आरएसएस है, एक समूह है, इसमें सभी को एक जैसे नियमों का पालन करना है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री का बेटा है तो उसको ग्रुप के नियमों का पालन नहीं करना है, या फिर कोई मजदूर का बेटा है तो उसको ज़्यादा पालन करना है, ठीक है। सभी के लिए समान नियम है। वैसे ही बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध मठ के लोग हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है बहुत भोगी प्रवृत्ति का है और बहुत उसको आराम करना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे भोजन करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए नियम अलग हो जाएंगे कि चलो भाई तुम ज़्यादा आराम कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के लिए बिल्कुल एक जैसे नियम होते हैं। समूह में सभी को समान मूल्य और मानदंड का पालन करना होता है। जो लोग समूह के मूल्य और मानदंड का पालन नहीं करते, उन्हें समूह द्वारा दंडित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो समूह के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, दंडित करेंगे। जैसे आप मिलिट्री में देखेंगे, मिलिट्री में कि कोई नियम हो गया और किसी व्यक्ति ने तोड़ दिया, उसको सुबह 4 बजे उठना था और वो सुबह 4:30 बजे उठा, तो क्या होगा, उसको पीठ पे बड़ा सा बैग या फिर कोई बोझा लादा जाता है। उसके बाद उसको काफ़ी दूर तक राउंड राउंड उसको दौड़ाया जाता है, ठीक है। तो समूह द्वारा उसको दंडित किया जाता है। समूह में जो नियम होंगे किसी चीज़ के, उसी के अनुसार उसको दंड मिलता है। उसी के अनुसार बौद्ध मठ के लोग हो गए, मुस्लिम समुदाय के लोग हो गए, या फिर कुछ भी, तो उनके जब समूह का कोई उल्लंघन करता है तो समूह के लोग उसको दंडित करते हैं, ठीक है। तो दंड की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है समूह के अनुसार, जैसा समूह के लोग डिसाइड करें, जैसा समूह के लोग मानते हो दंड को, ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता होती है। किसी भी समूह का बनने के लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता कि हमको आरएसएस में सम्मिलित होना ही है, हमको एनसीसी में ज्वाइन होना ही है, कोई हमको बाध्य नहीं कर सकता। किसी व्हाट्सएप ग्रुप को हमको ज्वाइन करना ही है, हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। समूह के सदस्यों में जागरूकता होती है, यानी मैंने आपको बताया कि एक दूसरे से बहुत ही रिलेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता होती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा हम की भावना पाई जाती है, बिल्कुल फैमिली जैसे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो इनमें जागरूकता होती है कि एक समूह के व्यक्ति क्या कर रहा है, उस समूह में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ये बात जानता रहता है, ठीक है। अपडेट होते रहते हैं लोग समूह के लोगों से। समूह का एक ढांचा होता है, यानी समूह में छोटे से लेकर बड़े तक चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आरएसएस हो गया, ठीक है, या फिर एनसीसी हो गया, तो उसमें सफाई के लिए कुछ दूसरे लोग होंगे, ठीक है। लोगों को ट्रेन करने के लिए दूसरे लोग होंगे, लोगों को गोली चलाना सिखाने के लिए दूसरे लोग होंगे, ठीक है, बंदूक चलाना सिखाना, और लोगों को सुबह योगा कराने के लिए कोई और होगा, ठीक है। तो ये कार्यों का विभाजन होता है, एक पूरा ढांचा होता है कि समूह में हमें ऐसा करेंगे, आपको ऐसा करना है। तो इस तरह से क्या होता है, समूह का जो पूरा कार्य है वो होता रहता है, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति है, वो झाड़ू भी लगाएगा, वो सबको ट्रेन भी करेगा, वो सबको बंदूक भी चलाना सिखाएगा, वो सबको योगा भी सिखाएगा, ये तो नामुमकिन है, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं ताकि समूह के कार्यों को अच्छे से चलाया जाए, ठीक है। फिर देखिए व्यक्तियों का समूह,
व्यक्तियों का समूह, समूह में व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। यदि यदि केवल नियम और कानून है, हम की भावना है, सब कुछ फीलिंग है, व्यक्ति है ही नहीं, तो उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना व्यक्ति के समूह नहीं हो सकता। फिर देखिए, समूह के सदस्यों में कार्य का विभाजन होता है, यानी जो मैंने आपको बताया कि छोटे से लेकर बड़े तक कार्य होते हैं किसी भी समूह में, तो उसी के अनुसार कार्यों का विभाजन हो जाता है। समूह में स्तरीकरण पाया जाता है, तो ये भी होता है बिल्कुल, क्योंकि कोई स्वीपर होता है तो कोई उसमें खाना बनाने वाला होता है, बावर्ची होता है। ठीक है, कोई लोगों को ट्रेन करने वाला होता है, तो कोई कुछ होता है। तो समूह में छोटे से लेकर बड़े तक एक स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है, फिर मर्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधारों का उल्लेख किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। 26 आधार किसने बताया? मर्टन ने। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि मनुष्यों में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, ग्रेगेरियन इंस्टिक्ट। ठीक है, और यही प्रवृत्ति व्यक्तियों को समूह में रहने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, यानी एक विशेष प्रकार की केमिकल रिलेशंस हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे अंदर रिलीज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर ग्रेगेरियन इंस्टिक्ट की प्रवृत्ति बनती है कि हम समूह में रहें। ठीक है, तो जिसके कारण हम समूह में रहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मर्टन ने समूह को व्यक्तिपरक और वस्तुपरक मानदंड के अनुसार बांटा। ठीक है, तो व्यक्तिपरक में जैसे अनौपचारिक संबंध, घनिष्ठता, प्रेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, इसके आधार पर समूह बन जाते हैं। कोई व्यक्ति हमको बहुत अच्छा लगा, हमसे मित्रता हो गई। ठीक है, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही से ही दोस्ती हो पाती है आपकी, सबसे आपकी दोस्ती नहीं हो पाती, क्योंकि आपसे जिससे आपके विचार मिलेंगे उससे आपकी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। ठीक है, वस्तुपरक के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें केवल औपचारिक चीज़ें चलती हैं, यानी कि पूरा क्लास ही आपका एक ग्रुप है, पूरा क्लास ही आपका क्या है, समूह है। ठीक है, तो इसके आधार पर वस्तुपरक में क्या होता है कि केवल इसमें नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपके समूह में आ रहा है तो समूह बन गया। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति समूह नियमों के अनुसार समूह में नहीं आ रहा है तो वो समूह का नहीं कहलाएगा। और व्यक्तिपरक में जिससे हमारा बहुत पट रहा है, बहुत हमको अच्छा लगता है उससे बात करना, उसके साथ रहना, तो वो क्या हो गया, वो हमारे समूह का सदस्य हो गया। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, 200-250 लोग जुड़े होते हैं, लेकिन बातें होती हैं, जो सर्कल होते हैं, मित्रता होती है किससे, 4-5 लोगों की 4-5 लोगों से हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि कुछ लोगों से घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, लोगों से विचार मिलते हैं, और कुछ लोग के वस्तुपरक तथ्यों के आधार पर होते हैं। तो वस्तुपरक में देखेंगे तो पूरी क्लास आ जाएगी, और व्यक्तिपरक में देखेंगे जो घनिष्ठ मित्र आते हैं क्लास के अंतर्गत। आकार के आधार पर समूह के एकक, द्वैत और त्रैत में किसने बांटा? जॉर्ज सिमेल ने कहा कि एक व्यक्ति का समूह, 2 व्यक्ति का समूह, 3 व्यक्ति का भी समूह बन सकता है। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने चीज़ें बताई हैं। फिर जॉर्ज सिमेल, जॉनसन और होमन्स ने छोटे समूहों को समाज का आधार माना। ठीक है, जॉर्ज सिमेल, जॉनसन और होमन्स ने कहा कि जो छोटे छोटे समूह होते हैं इनसे अंतःक्रिया होती है। ठीक है, इसके आधार पर क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, समाज में चीज़ें जो है होती हैं। ठीक है, कार्य होता है, समाज का विभाजन होता है। वही मैकायर और पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूह की बात की। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सीमावर्ती समूह की बात की है, सीमावर्ती समूह में राष्ट्र और प्रांत जैसी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो मैकायर और पेज ने क्या कहा, राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूह का उल्लेख किया, और जॉर्ज सिमेल, जॉनसन और होमन्स ने छोटे समूहों को अपने अध्ययन का आधार बताया। ठीक है, फिर देखिए, एडवर्ड शापिर ने कहा है कि समूह का निर्माण केवल इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ समूह को एक सूत्र में बांधे रहता है। ठीक है, तो इसको कई ढंग से पूछा जा सकता है कि किसने ये माना है कि केवल हित ही समूह के निर्धारण के लिए आवश्यक तथ्य है, तो इसमें भी आ जाएंगे एडवर्ड शापिर। ठीक है, क्योंकि इनकी बातों से मतलब ये निकल रहा है कि केवल हित, केवल हम स्वार्थ की वजह से हमारा कोई मतलब होता है, और उस मतलब के सिद्ध करने के लिए हम कुछ समूह बना लेते हैं कुछ लोगों को मिलाकर, और जैसे ही हमारा स्वार्थ पूरा होता है हम उस समूह से निकलकर दूसरे समूह में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर उन लोगों को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यही कहा उन्होंने, एडवर्ड शापिर ने, कि स्वार्थ ही केवल समूह के निर्धारण का मूल तत्व उन्होंने बताया। ठीक है, अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है समूह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है अर्ध समूह। अर्ध समूह की अवधारणा दी है बाटोमोर ने। ठीक है, अर्ध समूह का मतलब है कि व्यक्ति समूह का सदस्य तो होता है, लेकिन उसको जागरूकता नहीं होती अपने समूह के सदस्यों से। ठीक है, यानी वो व्यक्ति समूह में जुड़ा है, लेकिन फला समूह के अपने समूह में हो क्या रहा है, समूह में किस व्यक्ति को क्या हुआ है, ठीक है, ये वो चीज़ें नहीं जानता। ठीक है, समूह में क्या चल रहा है ये भी नहीं जानता। जैसे एक जाति के लोग हो गए, ठीक है, एक जाति के लोग, क्या आप सभी जाति को जानते हैं? मान लीजिए ब्राह्मण समूह की बात की जाए तो क्या वो इंडिया के सभी ब्राह्मणों को जानता है? बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है, उसी तरह से यदि कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज
विद्यार्थियों का समूह, तो एक कॉलेज का विद्यार्थी सभी कॉलेज के विद्यार्थियों को नहीं जानता, ठीक है। उसी तरह से यदि एक कॉलेज की बात की जाए तो एक कॉलेज का व्यक्ति भी कॉलेज के सभी लोगों को नहीं जानता, केवल अपने क्लास के लोगों को जानता है, बाकी और थोड़े बहुत लोगों को जानता है जो बहुत फेमस होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अर्ध समूह में क्या होता है कि लोग इकट्ठे तो होते हैं, समूह के सदस्य कहलाते हैं, लेकिन उनमें पारस्परिक जागरूकता नहीं होती और निरंतर अंतःक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो ये अर्ध समूह हो गया, बाटोमोर ने अवधारणा दी है। फिर प्राथमिक समूह की अवधारणा 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में C.H. कूले ने दिया था, प्राथमिक समूह की अवधारणा, ठीक है। और प्राथमिक समूह किसे कहेंगे? प्राथमिक समूह का मतलब है कि जो लोग बहुत घनिष्ठ रूप से आपसे जुड़े हों, ठीक है, वो क्या होंगे? प्राथमिक समूह होंगे। समय और महत्व की दृष्टि से उन्होंने समूह को, किसी समूह को प्राथमिक कहा, यानी कोई भी समूह समय और महत्व की दृष्टि से ही प्राथमिक होता है। समय की दृष्टि से इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले आप प्राथमिक समूह के संपर्क में आते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले स्कूल नहीं जाता, पहले माँ बाप से मिलता है, फिर वो दोस्तों से मिलता है, धीरे धीरे पास पड़ोस के लोगों से मिलता है। तो प्राथमिक समूह जो होता है सबसे पहले हम उसमें प्रवेश करते हैं, इसलिए समय की दृष्टि से प्राथमिक समूह पहले आता है, ठीक है। और दूसरा महत्व की दृष्टि से, क्योंकि प्राथमिक समूह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सफलता को दिलाने में, ठीक है। तो समय और महत्व की दृष्टि से कूले ने प्राथमिक समूह को प्राथमिक माना है, ठीक है। और प्राथमिक समूह में जैसे क्रीड़ा समूह हो गए, जैसे हमारे मित्रों का समूह हो गया, ठीक है, हमारे परिवार के लोग हो गए, पास पड़ोस के लोग हो गए, ये क्या हो गया? ये प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह में आप ये मान लीजिए जिससे हम अपनी चीज़ें शेयर करते हो, यानी अपने सुख दुख को हम शेयर करते हो, बनावटी व्यवहार न करते हो, वो क्या हो गए? वो प्राथमिक समूह में आएंगे। बहुत घनिष्ठता होती है, ठीक है। और ये बहुत छोटा समूह होता है, ऐसा नहीं कि हम पूरे स्कूल से बहुत घनिष्ठता दिखा सकते हैं। 4-5 दोस्तों का सर्कल होता है कॉलेज लाइफ में, उन्हीं से हम केवल घनिष्ठ चीज़ें बता सकते हैं अपने बारे में सब कुछ, ठीक है। फिर द्वितीयक समूह देखिए, सेकेंडरी ग्रुप क्या है? द्वितीयक समूह में ये एक बहुत बड़े लेवल का समूह होता है, इसमें घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते, इसमें केवल औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी कंपनी के लोग हो गए, वहाँ पे केवल कार्य करने के लिए आए हैं, फिर कार्य करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि लोग बातें नहीं करते, बातें करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें शेयर भी करते हैं, ठीक है। जैसे फूड वगैरह हो गया, हम खा रहे हैं तो आप भी आइए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की वो सब चीज़ें शेयर नहीं करते जिसको वो दूसरे लोगों से छिपाते हैं, ठीक है। यानी बहुत घनिष्ठ मित्रता नहीं होती। तो द्वितीयक समूह क्या मतलब? वे समूह, यानी औपचारिक समूह, वो क्या हो गया? द्वितीयक समूह, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह में देखिए, ये मैंने आपको जो बताया, द्वितीयक समूह में औपचारिक समूह आ जाएगा, प्राथमिक में अनौपचारिक। तो एक बार और जान लीजिए, प्राथमिक समूह देखिए, औपचारिक समूह में क्या है कि केवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समूह से जुड़ते हैं, और जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति हुई हम समूह से हट जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में जो आसपास के लोग मिलेंगे वहाँ औपचारिक संबंध होगा, ठीक है। उस ऑफिस के लोग जो होंगे वो औपचारिक संबंध में आएंगे, ठीक है। उसी तरह से किसी कंपनी के लोग हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो गए, वो औपचारिक संबंध में आएगा। किसी कॉलेज के लोग हो गए। अनौपचारिक में जिससे हमारी घनिष्ठ मित्रता हो जाए वो अनौपचारिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई किससे हमारे, जैसे मैं किसी से दोस्ती, जैसे कॉलेज में क्या होता है कि कुछ ही लोगों से दोस्ती हो पाती है, सबसे दोस्ती नहीं हो पाती, ठीक है। महिला है तो 4-5 महिलाओं का सर्कल होगा, पुरुष है 4-5 पुरुषों का सर्कल होगा, ठीक है। तो सबसे दोस्ती नहीं होती। इसके अलावा हमारे आसपास के लोग हो गए, ठीक है, माता पिता हो गए। तो अनौपचारिक समूह में ये लोग आएंगे जो बहुत घनिष्ठ रूप से हमसे जुड़े होंगे, जिससे हम किसी स्वार्थ की वजह से नहीं जुड़ते, केवल अपनेपन की वजह से जुड़ते हैं, तो वो क्या हो गया? अनौपचारिक समूह हो गया। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या है? तो रेफरेंस ग्रुप देखिए वो है जिसमें हम अपने समूह से तुलना करते हैं, उसके बाद हम उसको श्रेष्ठ पाते हैं, वैसा बनने के लिए हम उससे जुड़ते हैं, ठीक है। तो यानी कोई समूह है, कोई व्यक्ति है जिसके स्टेटस को देखकर, जिसकी परिस्थिति को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए कि हमको भी वैसा बनना है, तो हम क्या करेंगे? उसके जैसे समूह में सम्मिलित होंगे, ठीक है। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमको नेट क्वालिफाई करना है, JRF क्वालिफाई करना है, तो हम ढूंढने लगेंगे, समूह ढूंढने लगेंगे कि कौन कौन से समूह हैं जो नेट JRF क्वालिफाई करा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से चैनल हैं जो नेट JRF को क्वालिफाई करा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम ढूंढेंगे, साथ ही अपनी किताबें भी पढ़ेंगे, तो क्या होगा? क्वालिफाई हो जाएगा। निजाति समूह, यानी कि एक जैसी प्रजाति के लोग जो होते हैं वो निजाति समूह। इसमें केवल प्रजातियाँ ही नहीं आती, इसमें जो निजाति होता है इसमें देश के अनुसार, देश और काल और परिस्थिति के अनुसार ये चेंज होता रहता है। जैसे अभी यदि आप राजस्थान में हो,
ठीक है। या फिर मान लीजिए आप यूपी में हो, यूपी में हैं आप, तो यूपी के व्यक्ति को यदि आप मुंबई में देखेंगे, यदि आप मुंबई जाते हैं और यूपी के व्यक्ति को मुंबई में देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे कि वाह, हमारे समूह का व्यक्ति मिल गया। बहुत आपको प्रसन्नता होगी, बहुत अपनापन लगेगा, ठीक है। उसी तरह से आप जब विदेश में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूपी के मिलने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल इंडिया का व्यक्ति मिल जाए तो आप बहुत खुश होंगे कि ये तो हमारे समूह का है, आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। उससे बिल्कुल घनिष्ठ रूप से बातें करने लगेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप जब यूरोप में जाएंगे तो आपको कोई एशिया का व्यक्ति मिल गया, चाहे वो चीनी हो चाहे वो कोई भी हो, एशिया का व्यक्ति मिलेगा तो आप कहेंगे ये तो हमारे जोन का है, ठीक है। तो उससे मिलकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जाति समूह होता है, एथनिक ग्रुप होता है, ये चेंज होता रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। तो ये भी समूह होता है एक एथनिक ग्रुप के लोग। जैसे जैसे क्षेत्र बड़ा होता जाएगा एथनिक ग्रुप भी बड़ा होता जाएगा। जैसे पहले क्या था, एक गांव में एथनिक ग्रुप हमारे गांव का है ये, ठीक है। फिर जिले का आया कि हमारे जिले का है ये, ठीक है। फिर यूपी को यदि ले लिया जाए कि हाँ ये तो यूपी का है, हम भी यूपी के हैं तो हमारे एथनिक ग्रुप का है। फिर इंडिया लेवल का देखा जाए, जब विदेश में इंडिया का कोई व्यक्ति मिलेगा तो आप कहेंगे ये तो हमारे एथनिक ग्रुप का है, ठीक है। तो एथनिसिटी का जो एरिया होता है वो बढ़ता रहता है। इसको मैं एथनिक समूह के बारे में जब पढ़ाऊँगी, एथनिक ग्रुप के बारे में पूरा चैप्टर, तो उसमें बताऊंगी और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में, जो थियरी इसके बारे में है वो भी, ठीक है। जाति समूह देखिए, जाति का भी समूह होता है। एक जाति के लोग एक जैसे नियमों का पालन करते हैं। मान लीजिए कोई शूद्र व्यक्ति है, वो अभी कुछ बात नहीं कर सकते, पहले की यदि बात की जाए तो सभी शूद्र लोग जो थे वो क्या थे, वो अस्पृश्यता का पालन करते थे, ठीक है। वो ऐसा माना जाता था कि वो उसको नहीं छू सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तालाब का पानी नहीं पीना है, तुम्हें कुएं को नहीं छूना है, ठीक है। तो सभी को एक जैसी चीज़ें फॉलो करनी होती थी। यदि कोई ब्राह्मण समूह का है तो वो क्या सबसे पवित्र माना जाता था, उसके पास धन है नहीं है, सबसे ज़्यादा वो पवित्र माना जाता था और सबसे ज़्यादा सम्मान पाता था, ठीक है। लोग उसको बुलाते थे अपने यहाँ और ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण का स्पर्श बहुत ही पवित्र होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती थी, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था एक समूह के लोग, कोई गुप्ता समुदाय का समूह का है, ठीक है। तो वो समूह के लोग होंगे, उनके यहाँ जो प्रथाएं होंगी, रूढ़ियाँ होंगी, जो नियम होंगे एक जैसे होंगे। कोई दूसरी जाति का है, उनके यहाँ एक जैसे होंगे, क्योंकि कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो खेती करती हैं, कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो दूध के सप्लाई का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किराने के काम के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ दूसरे काम के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग जातियाँ अलग अलग काम करती हैं। कुम्हार जैसे हो गए, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, माली फूल तोड़ते हैं, ठीक है। तो एक जाति के लोग, जाति समूह के लोग एक जैसे कार्य करते हैं, एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दबाव समूह देखिए क्या है। दबाव समूह का मतलब होता है कि मान लीजिए सरकार से कोई बात मनवानी है आपको, ठीक है। तो वो जब बात मनवानी है तो उसको मनवाने के लिए आप एक समूह बनाएंगे, ठीक है, कि हम प्रेशर डालेंगे सरकार पर। जैसे अभी हम अपना उदाहरण दिया जाए तो अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट नहीं पास हो रहा था, तो कुछ बच्चों ने धरना देना शुरू किया, ठीक है। तो धरना देने के लिए एक समूह बना, एक संघ बना कि हम सरकार पर दबाव डालने के लिए, आयोग पर दबाव डालने के लिए हम एक समूह बनाए हैं, तो उसको हम दबाव समूह कहेंगे, ठीक है। कोई समूह है, धरना दे रहा है किसी कार्य को लेकर, कोई मांग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, दबाव समूह हो गया, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग समूह होते हैं जो अलग अलग ढंग से सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे कोई कभी बसों को जला दिया या फिर सरकार पर और भी असंवैधानिक उपायों का यूज़ किया उसने, ठीक है। तो किसी भी तरह से यदि सरकार पर दबाव बना रहा है या फिर किसी और संस्था पर दबाव बनाकर अपने कार्य को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है किसी समूह के द्वारा, तो वो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। निहित स्वार्थ समूह, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप क्या है देखिए। निहित स्वार्थ समूह में क्या होता है कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह बनता है, ठीक है। ये भी दबाव समूह के जैसा ही होता है, यानी दबाव मूलक कार्य करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नदी बंटवारे को लेकर जो नर्मदा नदी को लेकर हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो दबाव समूह बना था कि ये हमारे क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी, कुछ लोग मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी, तो निहित स्वार्थ समूह है। जैसे ही बंटवारा हुआ, कंप्लीट हुआ, वैसे ही वो समूह जो है क्या है, बिखर जाएगा, ठीक है। तो निहित स्वार्थ समूह केवल अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए रेलवे में टिकट लेने के लिए लोग खड़े हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक में ही आगे से ही टिकट लेके चले जा रहे हैं, तो पीछे से कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, चलो हम लोग मिलके ऐसा करते हैं, इसके खिलाफ मोर्चा शुरू करते हैं, यहीं बैठ के धरना देते हैं। तो वो निहित स्वार्थ समूह है।
तुरंत जो है उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ। उसके बाद फिर जैसे ही रेलवे के कर्मचारी आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चलिए आपके सुविधा के अनुसार जैसी चीज़ें शासन के द्वारा दी गई जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी, चलिए अब धरना देना बंद कीजिए। तो तुरंत वो ग्रुप खत्म हो गया, ग्रुप टूट गया। ठीक है, तो निहित स्वार्थ समूह में क्या है कि जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति होती है, ग्रुप समाप्त हो जाता है। ये तत्काल बनता है, तत्काल समाप्त होता है। ठीक है, तो ये देखिए, कोई भी समूह सामाजिक तभी कहलाता है जब उसमें सम्मिलित सदस्यों के बीच अंतर संबंध हो। तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक का मतलब ही है कि संबंध। ठीक है, जहाँ भी सामाजिक आ जाता है तो वो संबंध होता ही है। जब तक समूह के सदस्यों में अंतर संबंध नहीं होगा, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होगा, भावना नहीं होगी, तो वो क्या होगा, समूह सामाजिक नहीं कहलाएगा। वो समूह तो कहलाएगा लेकिन सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर हैं लेकिन दूरसंचार के साधनों द्वारा जुड़े हैं, ठीक है, तो वो भी सामाजिक समूह कहलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं दूर जाकर जॉब पा जाते हैं लेकिन अपने गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से बातें करते हैं फ़ोन पे, उनके सुख दुख में आप खड़े हैं, तो आप उस समूह के सदस्य हैं ना। ठीक है, इसी तरह से क्या है, यदि हम बात कर रहे हैं दूरसंचार के साधनों के द्वारा भी जुड़े हैं, तो क्या हो गया, हम उस समूह के सदस्य कहलाएंगे। फिर देखिए, समूह के दो और प्रकार हैं, उदग्र समूह और क्षैतिज समूह। ठीक है, उदग्र समूह क्या होता है, इस समूह में असमान परिस्थिति वाले लोग होते हैं। जैसे एक पूरे कॉलेज को ले लिया जाए तो उसमें क्लास 3 का बच्चा है, क्लास 4 का बच्चा भी है, क्लास 5 का भी बच्चा है, क्लास 12 का भी बच्चा है। ठीक है, सबका माइंड स्तर अलग अलग है और हो सकते हैं सबकी ड्रेसेस भी अलग अलग हों कॉलेज के अनुसार, जैसे स्कूल हो। ठीक है, सॉरी, कॉलेज नहीं, स्कूल, तो ड्रेसेस भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, और सबके व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं सबकी। तो उदग्र समूह में क्या होता है, अलग अलग परिस्थिति के लोग मिलकर जब कोई समूह बनाते हैं, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में लोग हो गए, उसी कंपनी में कोई मजदूर का काम कर रहा है, कोई उसी कंपनी में मैनेजर है। ठीक है, तो कोई उसी कंपनी में क्लर्क का काम कर रहा है, कोई स्वीपर का काम कर रहा है। तो असमान परिस्थिति के लोग हैं लेकिन वो उस कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, तो उस समूह के कारण क्या हो गया, वो उदग्र समूह में आ गए। ठीक है, फिर क्षैतिज समूह में देखिए, क्षैतिज समूह में एक समान परिस्थिति के लोग यानी एक जैसे लोग होंगे एक समूह में, तो क्या हो गया, वो क्षैतिज समूह हो गया। जैसे BA1 के सभी बच्चे, ठीक है, एक जाति के सभी लोग, प्रोफेसर्स का ग्रुप, IAS लोगों का ग्रुप, ठीक है, एक धर्म के लोग, यानी एक जैसे लोग होंगे एक ग्रुप में, तो क्षैतिज ग्रुप। और एक ग्रुप में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जुड़े होंगे तो क्या हो गया, वो उदग्र समूह। फिर देखिए, सोरोकिन का एक वर्गीकरण है, बहुत फेमस है और काफ़ी एग्जाम में आता भी है, तो याद रखिएगा। संबंधों के आधार पर उन्होंने ये बताया हुआ है, एकल बंधन समूह और बहुल बंधन समूह। ठीक है, एकल बंधन समूह में जब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समूह बनते हैं, यानी उससे केवल एक ही प्रकार का रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति नेट की तैयारी कर रहा है और नेट की तैयारी करने के लिए उसने एक समूह बना लिया। ठीक है, तो उस समूह को बनाने के बाद उसमें केवल उस व्यक्ति से, उन लोगों से केवल वो नेट की तैयारी से रिलेटेड चीज़ें ही शेयर करेगा और जानेगा। तो एक तरफा संबंध होगा, सॉरी एक तरफा नहीं, एक जैसा रिलेशन होगा। ठीक है, एक ही प्रकार का बंधन होगा, एक ही प्रकार का संबंध होगा। उस व्यक्ति से वो ये नहीं बता सकता कि हमको तो पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, या फिर हमारी फला गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये सब बातें नहीं बोल सकते, या फिर हमारे पिताजी ने आज मुझे थप्पड़ लगा दिया, ये हम वहाँ पे नहीं बता सकते ना। तो यदि आप कोई समूह ऐसा है जिसमें केवल एक जैसा रिलेशन हो, मान लीजिए स्टडी ग्रुप है तो वहाँ केवल स्टडी होगी। ठीक है, और इसी तरह से कोई और समूह है, मान लीजिए डांस सीखने वाले लोगों का समूह है, तो वहाँ केवल डांस की बातें होंगी, वहाँ कोई थियोरी नहीं डिस्कस की जाएगी। ठीक है, इस तरह से जब एक प्रकार के संबंध के आधार पर कोई समूह बनता है, एक धर्म के लोग होंगे, तो क्या होगा, एक जैसी चीज़ें होंगी। यानी कोई हिंदू, ऐसा नहीं कि हिंदुओं का समूह है तो वहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ने लगेगा, या फिर मुस्लिम लोगों का समूह है कोई वहाँ पे आरती करने लगेगा। ठीक है, एक जैसे धर्म का समूह है तो एक जैसे कार्य होंगे, वहाँ पे केवल धर्म के आधार पर लोग जुड़े हैं। ठीक है, एक क्लास के बच्चे होंगे, ठीक है, तो एक क्लास के बच्चे एक जैसे संबंध होंगे कि हमको क्लास 3 क्वालिफाई करना है, एक जैसे संबंध होंगे। फिर बहुल बंधन समूह देखिए क्या है, बहुल बंधन समूह में क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर लोग जुड़ते हैं। यानी एक देश के लोग यदि ले लिया जाए, इस देश में अलग अलग भाषा समुदाय के लोग हैं, हम बहुत लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे समूह के लोग हो गए। ठीक है, और अलग अलग कंपनी, विभिन्न प्रकार की कंपनियों का जो रिलेशंस होता है, कोई कंपनी कपड़ा उत्पादन करती है, कोई कंपनी कोको कोला बना रही है। ठीक है, कोई कंपनी बुक्स के प्रोडक्शन का काम कर रही है, कोई कंपनी कुछ और कर रही है, कोई कंपनी जो है वो खाद्य प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियां हैं लेकिन उनमें क्या है, अंतर संबंध है, तो बहुल बंधन समूह
हो गया। ठीक है। अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने हम की भावना के आधार पर 2 प्रकार के समूह बताए, अंतः समूह और बाह्य समूह। ठीक है। हम समूह और वे समूह। अंतः समूह क्या होता है? जिसमें घनिष्ठता होती है, जैसे मैंने आपको बताया था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, तो इसको आप प्राथमिक के अंतर्गत रख लीजिए, इसको द्वितीयक के अंतर्गत, वही चीज़ें हैं। ठीक है। अंतः समूह में घनिष्ठता होती है, जिससे हम बहुत ही घनिष्ठ चीज़ें भी शेयर करते हैं, और बाह्य समूह केवल औपचारिक होता है, केवल एक उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है। फिर देखिए, संबंधों के आधार पर यदि समूह का वर्गीकरण करेंगे तो प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, इसको मैं बता ही चुकी हूँ। आकांक्षा के आधार पर समूह का वर्गीकरण क्या है? संदर्भ समूह और सदस्यता समूह। ठीक है। सदस्यता समूह से में हम रहते हैं और संदर्भ समूह से हम अपनी तुलना करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है और हमको इस समूह से लेना चाहिए, तो ये आकांक्षा के आधार पर। फिर देखिए, समूह के सदस्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन समूह गतिकी के द्वारा किया जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि समूह गतिकी के द्वारा किसका अध्ययन करते हैं? समूह के लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर वाई.वी. दामले ने भारत की जाति गतिशीलता को संदर्भ समूह के अंतर्गत रखा। ठीक है। इन्होंने बताया कि भारत में जो जातियों में गतिशीलता आ रही है, उसको इन्होंने संदर्भ समूह के रूप में देखा कि जो उच्च जाति है उसको देखकर लोग सोचते हैं कि हमें भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, तो वैसे रीति रिवाज परंपराओं को अपनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो उच्च जाति में चले जाते हैं। ये संस्कृतिकरण की अवधारणा के समान ही है। देखिए, मेरे जो भी नोट्स हैं, जो भी मैं पढ़ाती हूँ, उसमें छोटी से बड़ी हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। क्योंकि मैं फालतू चीज़ मेंशन नहीं करती कि इसमें फालतू की मेहनत हो जाती है, तो मैं वही चीज़ मेंशन करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्ज़ाम में आती है, कई बार आ चुकी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपके एग्ज़ाम से, आपके इंटरव्यू के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज़ें इसमें मेंशन होती है। ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं उसको। ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी हैं। फिर है, मर्टन ने राष्ट्र को समूह नहीं माना। ये भी देखिए, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि राष्ट्र को किसने समूह नहीं माना, तो मर्टन हो जाएंगे। ठीक है। फिर कुछ और लोगों ने समूह का वर्गीकरण किया है, इसको भी जान लेते हैं। आकबर्न और निमकाफ ने बताया सहयोगी समूह, असहयोगी समूह। सहयोगी समूह में कौन होंगे? हमारे मित्र होंगे, पड़ोसी होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारे गांव के लोग, हमारे समुदाय के लोग। ठीक है। ये क्या होंगे? सहयोगी हो गए। असहयोगी में हमारे शत्रु हो गए, हमारे प्रतियोगी हो गए। ठीक है। और इसी तरह से और भी जो अन्य प्रकार की जो शत्रुता होती है, इसमें सभी प्रकार के शत्रु हो गए, विदेशी हो गए। ये क्या हो गए? ये असहयोगी लोग हो गए। तो ये याद रखिएगा, सहयोगी और असहयोगी समूह के बारे में किसने बोला था? आकबर्न और निमकाफ। फिर देखिए, गिडिंग्स का वर्गीकरण है ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह। ऐच्छिक समूह जिसमें हम अपनी इच्छा से सम्मिलित होते हैं। ठीक है। जैसे हमने कोई ग्रुप ज्वाइन किया तो हमने अपनी इच्छा से किया, ऐसा नहीं कि हमको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया हो कि आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना ही है। ठीक है। वो हमने ऐच्छिक रूप से किया है। आपको नेट की तैयारी करनी है, या फिर आपको क्लर्क की तैयारी करनी है, या फिर आपको एसएससी की तैयारी करनी है। ठीक है। आप किस ग्रुप से जुड़े, या आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है। ये आप स्वयं अपनी इच्छा से करेंगे। फिर अनैच्छिक समूह देखिए क्या है। अनैच्छिक समूह में हमको अपनी इच्छा के बगैर भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे हम किसी के चाचा बन जाते हैं, किसी के दीदी बन जाते हैं, या फिर किसी के और भी रिलेशंस में आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये अनैच्छिक समूह हो गया। ठीक है। जैसे किसी जाति समूह में क्या हो गया कि हम किसी जाति में पैदा हुए, उस समूह के सदस्य बन गए, हमने कोई इच्छा नहीं जाहिर की थी कि हम इसी जाति में आना चाहते हैं। कोई धर्म हो गया, हमारे माता पिता का जो धर्म होगा वो हमारा भी हो जाएगा, हम अपनी इच्छा से ये नहीं चुनते हैं कि हम इसी धर्म में जाएंगे। ठीक है। तो अनैच्छिक समूह हमको जन्म से प्राप्त हो जाती है, और ऐच्छिक समूह जिसको हम स्वयं चुनते हैं। ठीक है। फिर देखिए, सैंडरसन का, इन्होंने ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिनिधिक समूह बताया। ठीक है। ऐच्छिक समूह वही है, यानी अपनी इच्छा से चुनते हैं। अनैच्छिक समूह वो है जो हमको जन्म के द्वारा मिल जाता है। और प्रतिनिधिक समूह में जैसे प्रतिनिधि के आधार पर जो समूह बनते हैं, जैसे लोकसभा सदस्य हो गए, राज्यसभा सदस्य हो गए, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोग हो गए। ठीक है। और भी जो प्रशासन से जुड़े लोग हो गए, वो प्रतिनिधिक समूह में आएंगे। जो लोग दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग। ठीक है। और इसमें पूरा समूह आता है, यानी जो राजनीति से जुड़े लोग होंगे, वो देखिए राजनीति से जुड़े लोगों को जानते हैं, उनसे टेलीफोनिक वार्तालाप भी होती रहती है। ठीक है। सामान्य लोग उनसे बातें नहीं कर सकते, लेकिन उनके समूह के लोग उनसे बातें कर सकते हैं, और चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो वो प्रतिनिधिक समूह है। मिलर ने देखिए उदग्र समूह, क्षैतिज समूह, जो मैंने आपको बताया था, वो मिलर की अवधारणा थी। फिर देखिए, मैकडूगल का वर्गीकरण है आकस्मिक समूह और उद्देश्य मूलक समूह। ठीक है। आकस्मिक समूह क्या है कि अचानक से समूह बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेलवे में गए, टिकट नहीं मिल रहा है, तो लोग अचानक से ही समूह बनाकर धरना देना शुरू किए,
तो अचानक से समूह बन जाता है। और उद्देश्य मूलक समूह में हम पूरे उद्देश्य के साथ प्लानिंग करके जब कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो उद्देश्य मूलक समूह हो गया। ये मैकडूगल का है, याद रखिएगा। और जितने भी समूह के वर्गीकरण है, किसने कितने समूह बताए हैं, कौन कौन से, याद रखिएगा। फिर मर्टन का देखिए सदस्यता के आधार पर, मर्टन ने 2-3 प्रकार के आधार पर बताया है। तो सदस्यता के आधार पर देखिए, नाम मात्र सदस्य, सीमा स्थित सदस्य, सदस्यता समर्थ सदस्य और स्वसमूह द्रोही। ठीक है, नाम मात्र सदस्य में क्या होता है कि वो व्यक्ति समूह का सदस्य होता है, ठीक है, लेकिन केवल नाम मात्र का, उसके होने न होने से समूह पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है क्लब में जा रहा है, क्लब में जाना बंद कर दे तो क्या होगा, क्लब नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लब में लोग वैसे ही आते रहेंगे। तो वो नाम मात्र सदस्य है, केवल वो कार्य कर रहा है। अब मान लीजिए कृषि क्षेत्र में छोटी सी ज़मीन है, उसमें लगे हुए हैं 20 लोग, उसमें से अगर 2 लोग कार्य करना बंद कर दें तो कार्य उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि कार्य बंद, उसके कार्य न करने से कार्य नहीं हो रहा है। तो वो भी क्या हो गया, नाम मात्र सदस्य है, वो कार्य बहुत ज़्यादा कर नहीं रहे, केवल वो सदस्यता बढ़ाए हुए हैं। सीमा स्थित सदस्य देखिए, सीमा स्थित सदस्य में क्या होता है कि व्यक्ति समूह में होता है, लेकिन वो समूह छोड़ दे तो समूह पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो कभी कभी समूह छोड़ भी देता है, फिर ज्वाइन भी कर लेता है। जैसे हमको मौका मिला तो हम गए घूमने, ठीक है, हम किसी पब में गए, हम किसी शॉपिंग मॉल में गए, हमको घूमना हुआ तो, और फिर हमको नहीं टाइम मिला, हमारा मन नहीं कर रहा तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वो पब, वो शॉपिंग मॉल बंद नहीं हो जाएगा। ठीक है, सीमा स्थित सदस्य यही है, यानी वो सीमा पे होते हैं, वो जाएं ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर है सदस्यता समर्थ सदस्य, यानी कि पूरे सदस्य होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है रोज़ पब में जा रहा है, तो कुछ महीनों में उसको लोग जानने लगते हैं कि अरे फलां है। ठीक है, अगर रोज़ जा रहा है तो उसी के आधार पर उसकी चेयर और उसको लोग जानने वाले, उसको वेटर लोग जानने लगते हैं, उसको और लोग जानने लगते हैं। ठीक है, तो सदस्यता समर्थ सदस्य क्या हो गया, ये पूर्ण सदस्य होते हैं किसी संस्था के। फिर है स्वसमूह द्रोही, यानी कुछ समूह के लोग ऐसे होते हैं जो अपने समूह बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई शत्रु समूह का व्यक्ति उसको अपनी तरफ लाने का प्रयास किया तो वो अपने समूह के साथ ही गद्दारी कर बैठते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नेता है, उसने अपने समूह को छोड़ दिया, यानी अपने दल को छोड़ दिया, दूसरे दल में वो सम्मिलित हो गया। जब उसको लगा कि हाँ हमारी जो पार्टी है वो डूब जाएगी, अब ये पार्टी का बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है, तो वो क्या किया, दूसरे पार्टी में चला गया, तो वो स्वसमूह द्रोही कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए पार्क एवं बर्गेस का प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह। प्रादेशिक समूह में जो बहुत बड़े लेवल का समूह, प्रदेश स्तर का जो समूह होता है, ठीक है, जैसे विधानसभा समूह हो गया, ठीक है, और भी जो प्रदेश स्तर के, जैसे कोई धर्म हो गया, कोई जाति हो गई, जो एक विशेष प्रदेश में ही पाई जाती है, तो वो क्या हो गया, पार्क और बर्गेस ने क्या कहा उसको, प्रादेशिक समूह। जैसे दक्षिण भारत में कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है और जो दूसरे स्टेट में बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्र में तमिलनाडु की भाषा, ठीक है, और केरल की भाषा, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों की प्रादेशिक भाषा अलग होती है, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के रीति रिवाज, खान पान चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो वो प्रादेशिक समूह हो गया। गैर प्रादेशिक समूह में जैसे पूरा इंडिया लेवल के लोग आ गए तो गैर प्रादेशिक समूह हो गया। ठीक है, फिर है गिडिंग्स ने जननिक समूह और इकट्ठे समूह बताया। ठीक है, जननिक समूह में जो जन्म के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं, और इकट्ठे समूह में जो हम इकट्ठा होते हैं, जो हम सोच समझ के बनाते हैं। ठीक है, ये गिडिंग्स का है। वार्ड के अनुसार अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह। तो अनिवार्य समूह क्या है, जाति, जैसे हम चाह कर भी अपनी जाति को बदल नहीं सकते, वो क्या हो गया, वो अनिवार्य समूह हो गया। ऐच्छिक समूह में क्या होता है, हम अपनी इच्छा से समूह को चुनते हैं, हम चाहे तो उसको चुने, चाहे तो उसको न चुने, और चाहे तो जब चाहे उसको छोड़ भी सकते हैं, तो क्या हो गया, ऐच्छिक समूह। ठीक है, तो अनिवार्य और ऐच्छिक समूह की बात किसने की, वार्ड ने की। फिर देखिए सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। मर्टन ने देखिए एक और प्रकार का बताया है। एक होता है सदस्यता समूह, यानी जिसके हम सदस्य हैं, ठीक है, और यानी जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे गांव समुदाय के लोग हैं, हमारे क्लास के बच्चे हैं, ये सदस्यता समूह है। गैर सदस्यता समूह का मतलब है कि हम उसके सदस्य होते नहीं, लेकिन हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम उस समूह के सदस्य बन जाएं। ठीक है, जैसे संदर्भ समूह है, इसको हम गैर सदस्यता समूह में ले सकते हैं। और इस समूह के सदस्य को बनने के लिए व्यक्ति को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक है, इसकी जैसी दिनचर्या अपनानी पड़ती है, रहन सहन, काफ़ी त्याग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो नेट क्वालिफाई करना चाहता है और वो क्या कर रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपने क्वालिफाई कर लिया, वो आपको फॉलो कर रहा है कि इन्होंने इतने घंटे पढ़ते थे, ये ऐसा करते थे, तो हम भी ऐसा करें। ठीक है, ये ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे,
तो हम क्या करेंगे, गैर सदस्यता समूह के जैसा बनने का प्रयास करेंगे। कोई व्यक्ति है MA क्वालिफाई है और दूसरा व्यक्ति नेट JRF क्वालिफाई है, तो उस व्यक्ति को वो फॉलो करेगा, उसके जैसा बनने के लिए उसकी जैसी दिनचर्या, उसकी जैसी स्टडी को अपनाएगा वो। फिर देखिए, बोगार्डस ने औपचारिक और अनौपचारिक समूह की बात की। उन्होंने औपचारिक समूह में जिसमें हम केवल वे संबंध के आधार पर जुड़ते हैं, यानी केवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुड़े, उद्देश्य की पूर्ति हुई और हम चले गए, ठीक है। अनौपचारिक में हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, हम जुड़ाव के कारण जुड़ते हैं, जैसे हमारे फैमिली के लोग हो गए, हमारे पड़ोस के लोग हो गए, ठीक है, हमारे रिलेशंस के लोग हो गए, हमारे मित्र हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अनौपचारिक समूह में आ गए। फिर है अर्ध समूह। देखिए बाटोमोर मैंने आपको बताया था, अर्ध समूह में समूह के सदस्य लोग होते हैं लेकिन एक दूसरे से जागरूकता नहीं रखते। फिर है अर्ध प्राथमिक समूह। कूले ने बताया है अर्ध प्राथमिक समूह। तो देखिए, अर्ध समूह और अर्ध प्राथमिक समूह में कंफ्यूज मत होइएगा। अर्ध समूह की अवधारणा बाटोमोर की है और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है, कूले की है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो अर्ध प्राथमिक समूह होता है उसमें लगाव होता भी है और नहीं भी होता है, जैसे स्काउट ग्रुप के लोग हो गए, NCC ग्रुप के लोग हो गए, ठीक है। तो जुड़ाव होता भी है, नहीं भी होता है, ये चीज़ होता है इसमें, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, तो समूह का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, और सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो बहुत बड़ा आपको धन्यवाद बनता है। और बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको पूरे कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो शुरू होगी, बहुत ही सीरियसली वो शुरू होगी और उसमें लगभग 25 क्वेश्चंस डेली जाएंगे, ठीक है। अभी चूँकि मैं काफ़ी सीरीज़ एक साथ लेकर चल रही हूँ इसलिए केवल 10 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। तो आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।